स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जिस तरीके से ग्रोथ होता है, बाकी सेक्टर में उतना ज़्यादा हाई ग्रोथ हमेशा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आज मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे केमिकल्स कंपनी में इस लास्ट 2 इयर्स में कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरीके से न्यूज़ और अपडेट आ रहा है, उस बेसिस में इस केमिकल कंपनी में एक धमाका देखने को मिलेगा। अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला है, वो है केमिकल सेक्टर में, क्योंकि इसका डिमांड हमेशा हर जगह पे, हर प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। अगर मैं एक-एक करके पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको खुद पता चलेगा कि केमिकल कहाँ पे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देख लीजिए, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने में 17% केमिकल का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट लेदर जो है, फुटवियर जो है, उसके ऊपर भी 5.5%, कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है, साथ ही साथ जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर बेसिक मेटल्स के ऊपर, तो मेटेलिक्स प्रोडक्ट के ऊपर, तो अलग-अलग मशीनरीज़ के ऊपर, तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर कंपनी केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। चाहे आप मतलब हेल्थ हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर्स के ऊपर भी केमिकल यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी यूज़ किया जाता है, सर्विसेज़ के ऊपर, R&D के ऊपर, तो मतलब हर जगह पे केमिकल का यूज़ किया जाता है। उसके साथ-साथ एक डेटा में और भी आपको बता दूँ कि इस सेक्टर में ग्रोथ कितना हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2025 तक इसका ग्रोथ होकर हो जाएगा 304 यूएस बिलियन डॉलर का, जो 2019 में सिर्फ 178 यूएस बिलियन डॉलर था, वो 2025 में बढ़ के हो जाएगा 304 बिलियन डॉलर, और वो भी यूएस बिलियन डॉलर। और देखिए, इसका जो ग्रोथ हो रहा है वो 9.3% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, मतलब हर साल में 9.3% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए इस सेक्टर में कितना ग्रोथ कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है। और मज़ेदार बात यही है कि आपको इस डेटा देखकर ही पता चलेगा कि हाँ, केमिकल सेक्टर इंडिया में कितना ग्रोथ हो रहा है। देखिए, मार्केट साइज वाइज केमिकल सेक्टर में जो ग्रोथ है, वो अगर लाखों करोड़ का मैं अगर अमाउंट के बारे में बात करूँ, तो 2020 में जो ग्रोथ था, 2010 में था सिर्फ 6 लाख करोड़ के आसपास, और उसके बाद 2020 में हो गया 13 लाख करोड़ के आसपास, और 2025 में वो बन के हो जाएगा 21 लाख करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट 2x दुगना बढ़ने वाला है इस सेक्टर में। जो ग्रोथ है, मतलब जो डिमांड है, वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जाएगा। और केमिकल सेक्टर का इस तरीके से डिमांड बढ़ना, जो बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 20% के आसपास यहाँ पे सीएजीआर के हिसाब से एक्सपोर्ट का ग्रोथ यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो इंडिया एक एक्सपोर्ट कंट्रीज है, मतलब केमिकल्स को बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं, ऑल ओवर ग्लोबली लेवल में। तो आज उसी से जुड़े हुए मैं यहाँ पे 6 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ वो, हाँ, ऑब्वियसली एक हाई रिस्क कंपनी है, तो इसके ऊपर डीपली रिसर्च करके आपको काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम क्या है। सबसे पहले नाम आपको दिखा दूं, तो शंकर लाल रामपाल केमिकल्स लिमिटेड। तो शंकर लाल रामपाल केमिकल लिमिटेड बेसिकली ये कंपनी भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं। तो इसका भी जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट लिस्ट को भी यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं आवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब अलग अलग कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट है इसका, वो यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिला है। कुछ एसिड भी बनाते हैं, कुछ हाइड्रो सप्लाइड्स भी बनाते हैं, सोडियम हाइड्रो सप्लाइड, सोडियम जो मतलब फ्लेक्स है उसको भी कंपनी बनाते हैं। मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अभी कंपनी के देखिए बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 178। कंपनी के देखिए वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरई थोड़ा सा कम है, इनकम अच्छा है मगर डेप्थ एकदम जीरो है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी सेल्स में हर साल में खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया, अच्छा खासा सेल्स को इंक्रीज किया। उसी तरीके से एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ते चले गए। हाँ, लास्ट 2 इयर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ लास्ट 2 इयर्स में केमिकल सेक्टर में डिमांड थोड़ा सा कम हो गया। अभी डिमांड कम होने के कारण बहुत सारे, जैसे चाइना जैसे बड़े कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इंडिया में आकर भी खुद के केमिकल प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बेच रहा है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक मतलब सारे केमिकल्स कंपनी ने एक आरजीबी रखे हैं कि बाहर के जितने सारे कंट्रीज इंडिया में केमिकल को बेच रहा है, उसको कम करने के लिए, इंडियन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए, तो जो बाहर की कंट्रीज के कंपनीज है
तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस देने के बाद ही वो माल बेच सकते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे होगा क्या, बाहर के प्रोडक्ट को कम बेचा जाएगा, इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा जाएगा। तो इस कंपनी का देखिए ग्रोथ जो है, सेल्स का ग्रोथ 13% के आसपास ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट का ग्रोथ 15% के आसपास हो रहा है। तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था। अभी लास्ट ईयर में कुछ छोटा मोटा रिटर्न दिया, बाकी रिटर्न तो धमाका है। कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो उससे पहले कंपनी के बिजनेस में एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी के ऊपर देखिए रेवेन्यूज जो है वो कहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हो डाइस एंड केमिकल्स के ऊपर 99% रेवेन्यूज आ रहा है और पूरा का पूरा केमिकल प्रोडक्ट को 94% इंडिया में बेचा जा रहा है और उसका प्रोडक्ट को बाहर की कंट्रीज में 5.5% बेचा जा रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी का अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न दिखा दूं, देखिए कंपनी कोविड के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस किया। 5 रुपीज़ से कंपनी जर्नी करके 170 तक गया था। उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन हुआ। मुझे लगता है यहाँ से फिर से वो रीबैक करने का वो कोशिश करेंगे जब केमिकल सेक्टर में फिर से डिमांड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, इसका नाम है मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है। छोटा सा मतलब आपको बता दूं, कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1900 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अगर इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको केमिकल्स के जो प्रोडक्ट है वो आपको जरूर दिखेगा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ करने वाले जितने सारे केमिकल्स प्रोडक्ट है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज के जो बिजनेस है उसके ऊपर एक क्लियर कट आपको डेटा देखने के लिए आपको कंपनी के डिटेल्स को देखना होगा। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1997 में और उसके बाद कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिंगल सप्लाई जो फॉस्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, मतलब जो एग्रो केमिकल्स प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसको दिखाने के लिए कंपनी का आपको कैपेक्स को दिखाऊंगा। देखिए कंपनी इस बार हाईएस्टली कैपेक्स को जनरेट किया, मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया 104 करोड़ के आसपास। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर हर साल कैपेक्स को इंक्रीज किया जाता है। और कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है 93% एंड कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स प्रोडक्ट है वो 6.6% एंड कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग जो फर्टिलाइजर सेगमेंट है उसके ऊपर 93%। कंपनी इंडिया में पूरा के पूरा 100% प्रोडक्ट को बेच रहा है। अभी कंपनी की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, आरओसी आ रही तो ठीक है, इनकम ज़बरदस्त है और उसके हिसाब से कंपनी का डेप्थ भी कम है। अभी कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अगर मैं इस चीज़ को एज ए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा दूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ में कोई भी चेंजेस आया नहीं। देखिए लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा चेंजेस तो आना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी सेल्स को अच्छी तरीके से मेंटेनेंस भी कर रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आए। जैसे देखिए 124 करोड़ तक चला गया था 2022 में, 2023 में 25 करोड़ हो गया और 2024 में 29 करोड़ हो गया। मतलब सेल्स में थोड़ा सा चेंज आया। इसीलिए देखिए लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट कम हो गया। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट तो जरूर है और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी देखिए कंपनी रिटर्न अच्छा खासा दिया, लास्ट ईयर में कंपनी का रिटर्न कम हो गया क्योंकि कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, अगर उसके बारे में बात करो आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास होल्डिंग है। बाकी एफएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं है क्योंकि छोटे कंपनी है। इसके ऊपर जब तक कुछ ग्रोथ अच्छा ना आए तब तक कोई बड़े इन्वेस्टर इसके ऊपर बाय नहीं करेंगे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसको ओपन कर तो इसका भी सेम हालत है। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ 17 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद कंपनी जाम करके ऊपर गया था करीबन 300 रुपीज़ के आसपास। तो वहाँ से कंपनी में छोटा मोटा करेक्शन हुआ। अभी कंपनी 200 के आसपास चल रहा है, मतलब 100 पॉइंट्स कंपनी के ऊपर करेक्शन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है इतनी लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी तो रुकना चाहिए था। इस बेसिस में थोड़ा-सा करेक्शन हो रहा है। इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस रखिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी का अगर मैं डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूँ तो आप ऑब्वियसली इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। मैं चलो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कंपनी के कुछ डिटेल्स डेटा। जैसे कंपनी का जो बिजनेस है आप देख सकते हैं ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो स्टार्ट किए थे खुद के बिजनेस को
और वो भी प्रोडक्ट वाइज किसके ऊपर, केमिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर भी देखिए फार्मास्यूटिकल्स जो मतलब प्रोडक्ट्स है, मटेरियल जो मतलब साइंस है, एंड ऑयल एंड गैस, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी, इस इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी खुद के प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस के सेक्टर वाइज बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के जो मार्केट कैप है करीबन 11,900 करोड़, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है, डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम अच्छा खासा है, और प्रोमोटर ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स को उठा के रखे हैं। तो सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को खुद के स्टेक को बेचना पड़ेगा। उसी उसी के हिसाब से मैं अगर कंपनीज की डेटा देखूँ, मतलब कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो अगर देखूँ, तो क्वार्ट कंपनी के साल भर की जो डेटा है, सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, और उसके हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा। उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते चले गए। तो लास्ट टू ईयर्स में कंपनी का सेल्स तो प्रॉफिट तो कम होगा ही, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं, तो इसके ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी इस कंपनी के बिजनेस को आपको सबसे पहले समझना होगा, कंपनी बिजनेस किस तरीके से कर रहा है। अगर इसका प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं खुद ही, कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पे कंपनी बेच रहा है। और कंपनी सबसे मज़ेदार बात, इंडिया से 60% प्रोडक्ट को बेच रहा है, बाकी इटली में 15%, यूएसए में 7.5%, नेदरलैंड में 5.5%, आदर्स में 4.5%, जर्मनी में 4%, स्पेन में 1%, एंड चाइना में 1.6%। तो ओवरऑल ऑल ओवर कंट्रीज को खुद के प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी वही सेक्टर में काम कर रहा है जो केमिकल्स का लीडर प्लेयर है। अभी चलो कंपनीज के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या कर रहा है उसको देखने के लिए आपको, आप खुद ही देख सकते हैं, जब प्रोमोटर खुद माल बेचेंगे तो उसका फायदा एफआईएस और डीआईएस उठाएगा, क्योंकि देखिए एफआईएस और डीआईएस खुद के होल्डिंग्स को लगातार बढ़ाते चले गए। यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बाकी इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाई करके रखा। अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को आपके साथ शेयर करूँ, तो मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो देखिए कंपनी स्टार्ट हुआ था 2022 में। कंपनी हाल ही में लिस्टिंग होने के बाद ही केमिकल सेक्टर में प्रेशर है, तो इसलिए कंपनी उतना ज़्यादा रिटर्न दे नहीं पाए। तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, जर्नी अभी बहुत बाकी है, तो कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो देखिए एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंपनी है, क्योंकि इसका जो सर्विसेज है मतलब बहुत स्ट्रांगली सर्विसेज कंपनी दे रहा है। कंपनी देखिए बेसिकली कंपनी 150 सेटिस्फाइड कस्टमर कंपनी के पास है। साथ ही साथ कंपनी का टोटल अलग अलग प्रोडक्ट है 450 से भी ऊपर। मार्केट जो प्रेजेंस है अलग अलग कंट्रीज में 25 कंट्रीज को प्रोडक्ट को बेचते हैं। साथ ही साथ मतलब जो पेटेंट्स कंपनी बना के रखे हैं 11 से भी ज़्यादा। तो कंपनी के देखिए जहाँ जहाँ पे रिसर्च सेंटर है मतलब R&D के ऊपर काम करते हैं, उसका एक डेटा पिक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। और कंपनी बहुत सारे सर्टिफाइड लेकर बैठे हुए हैं। तो एमी ऑर्गेनिक के अगर डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड एंड R&D ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग जो स्पेशलाइजेशन है उसके ऊपर काम करते हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, मतलब एपीआई। एपीआई मतलब एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर और भी कुछ डेटा को देखा जाए, कंपनी का मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का कैपेक्स। कंपनी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर 280 करोड़ तक खुद के कैपेक्स को इंक्रीज किया, जो पिछली बार था 96 करोड़, और इस बार कंपनी के कैपेक्स बढ़ के हो चुके 280 करोड़। मतलब किस हद तक, किस लेवल तक खुद के कैपेक्स को बढ़ाया गया, आप खुद ही देख सकते हैं। तो अलग लेवल का यहाँ पे कैपेक्स देखने को मिले। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के देखिए ग्रोथ देखिए, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी किस तरीके से खुद के प्रोडक्ट को मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट में राज कर रहा है। तो जो लोग एमी ऑर्गेनिक के ऊपर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको डीपली इसके ऊपर रिसर्च करना होगा। देखिए फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर 84% कंपनी काम करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 16% काम कर रहे हैं। कंपनी इंडिया में 41% प्रोडक्ट को बेच रहा है, इटली में 19%, ऑलमोस्ट 20%, साथ ही साथ फिनलैंड में 11%, स्पेन में 10%, आदर्स में 9%, इसराइल में 3.5% के आसपास प्रोडक्ट को बेच रहा है। उसके साथ साथ चाइना में 2.5% एंड जर्मनी में 1.7%। तो ऑल ओवर कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। अभी कंपनी के बिजनेस के बारे में चर्चा कर लूँ। कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है, ठीक ठाक है। डेप्थ कम है, इनकम ज़्यादा है। कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी सेम टू सेम। सेल्स अभी लगातार इंक्रीजिंग मोमेंटम में है, मगर प्रॉफिट में थोड़ा सा अभी भी चेंजेस है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक केमिकल सेक्टर के पूरा डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए देखिए कंपनी का सेल्स तो ठीक है, मगर प्रॉफिट में नेगेटिविटी देखने को मिला। इसलिए कंपनी आज तक कोई रिटर्न भी अच्छा खासा नहीं दिया और लॉसेस भी नहीं दिया। एज ए इन्वेस्टर देखिए, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एफएस के पास 2.5% होल्डिंग था, डीएस के पास 6.5% होल्डिंग था, और एफएस ने आज होल्डिंग को 12-13% कर दिया और डीएस ने 14%। तो किसने माल बेचा? क्या पब्लिक ने बेचा? हाँ बिल्कुल, 50% होल्डिंग को 36% कर दिया और प्रोमोटर ने 40% होल्डिंग को 35% कर दिया। मतलब इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है, सॉरी, प्रोमोटर और पब्लिक माल बेच रहा है और उसके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी का जो लाइफ टाइम सॉरी इस कंपनी का जो लाइफ टाइम चार्ट देखने को मिला, अभी भी उतना खास पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट नहीं दिखा। तो मुझे लगता है अभी से स्टार्टिंग है, एक लंबा जर्नी बाकी है इस कंपनी के ऊपर। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। तो ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूँ, तो इसका जो प्रोडक्ट है, अगर उसका लिस्ट देखा जाए, तो उससे पहले देखिए, सुप्रिया लाइफ टाइम लिमिटेड ए लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इस कंपनी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करते हैं। और बेसिकली कंपनी जैसे यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया, इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज को खुद के प्रोडक्ट को बेचते हैं। कंपनी के अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ, तो इस बार कंपनी हाईएस्टली कैपेक्स जनरेट किया 145 करोड़ के आसपास। इतनी छोटे कंपनी होने के बाद भी इतना ज़्यादा कैपेक्स इंक्रीज करना ये आम बात नहीं है। कंपनी पूरा के पूरा फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट बनाने के ही केमिकल्स को बनाते हैं, जिसका डिमांड आज जिस तरीके से है फ्यूचर में उतना ही रहेगा, क्योंकि फार्मा तो कभी बंद नहीं होगा और फार्मा का हमेशा डिमांड बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों के बहुत ज़्यादा डिजीज़ आएंगे, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होंगे, उसके लिए मेडिसिन तो ज़रूरत पड़ेगा ही। तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले। तो इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किसको बेचता है? यूरोप को 41%। इंडिया में कितना? 21%। बाकी एशिया में 17%, लैटिन अमेरिका में 11%, नॉर्थ अमेरिका 6% एंड अदर्स में 4%। तो कंपनी की जो बिजनेस है उसके बारे में बात करूँ, तो 4,400 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो 32 है और आर ओ सी आर ई वेस्ट देखने को मिला। डेप्थ एकदम जीरो है। इनकम चलो ठीक ठाक है। कंपनी के साल भर के डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा चेंजेस आए। और एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो एक्सपेंस देखिए, कंपनी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देख लीजिए। कंपनी कंटिन्यूसली खुद के प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा था, उसके बाद बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया, मार्केट में डिमांड कम होने के कारण। अभी धीरे धीरे करके उसको रिकवरी भी कर रहा है। इसलिए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ फिर से पॉजिटिव आ गया, जो नेगेटिव में था। इसलिए कंपनी एक साल में 100% का रिटर्न भी दे चुके हैं। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जैसे एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। हाँ, मानता हूँ एफआईएस और डीएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया, बाकी इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा बाइंग भी किया। अभी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है चार्ट के, उसके बारे में बात करूँ, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे। जब लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद मतलब कोविड के बाद लिस्टिंग हुआ 2022 में, और कंपनी देखिए लगातार गिरावट हुआ लिस्टिंग होने के बाद, उसको रिकवरी इस तरीके से किया। इसका मतलब कंपनी में दम है, तो इसलिए इतना बड़ा जर्नी यहाँ पे किया है। उसके बाद अगर रिटेस्ट करके ऊपर गए, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रोसारी बायोटेक्स लिमिटेड। तो देखिए, ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अगर रोसारी बायोटेक के बारे में बात करूँ, ये बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ही काम करते हैं। इसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एफएमसीजी, साथ ही साथ एपीआरएल्स, साथ ही साथ कुछ मतलब एनिमल फीड्स, इस तरीके से जगह पे खुद के केमिकल्स को लगाया जाता है। तो कंपनीज के जो मतलब प्रोडक्ट जो है, वो एक्चुअली बेसिकली होम केयर, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स एंड टेक्सटाइल केमिकल्स, साथ ही साथ एनिमल न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर केमिकल कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, उसकी उसमें कंपनी कितना कैपेक्स को इंक्रीज किया? इस बार कंपनी कैपेक्स को इंक्रीज किया 125 करोड़, जो पिछली बार सिर्फ 30 करोड़ के आसपास था। तो हाईएस्टली कैपेक्स को इंक्रीज किया गया। और कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, कंपनी रेवेन्यूज जो है, होम पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर 74% बिजनेस कर रहा है, और बाकी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर 20%, एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर 5.5%। कंपनी डोमेस्टिकली
75% के आसपास डोमेस्टिकली बिजनेस कर रहा है और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में 24% बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कंपनी का आरओसी आ रही तो चलो एवरेज के आसपास है, ठीक है, इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी धीरे धीरे करके खुद के सेल्स को फिर से इंक्रीज कर रहा है, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसी बेसिस में कंपनी का बैलेंस शीट में देखे तो सॉरी कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन कुछ कुछ करके क्वांटिटी को बेचा था एफआईएस ने, और डीएस ने उस क्वांटिटी को एडिंग किया। तो कुछ इंस्टीट्यूशन ने बेचा, दूसरे इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी की है, पब्लिक के पास सेम टू सेम होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी पहले कर रहा था, जिस जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद कोविड के टाइम में बिग क्रैश हुआ, उसके बाद फिर से सॉरी कोविड के बाद रिकवरी किया, उसके बाद 2023 में क्रैश हुआ, डिमांड कम होने के कारण अभी धीरे करके रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो ये था 6 के 6 कंपनीज। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।